नमस्ते जी, नमस्ते। वेलकम टू कोर्ट रूम बाय टीएलवाई। माय नेम इज़ सहज। आज डिस्कस करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बेल जो डिनाई करी है शर्जील इमाम और उमर खालिद को, इसमें कानून क्या अप्लाई हुआ है और प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के आर्ग्यूमेंट्स क्या-क्या थे। तो मेनली जो कहानी जो आपकी जो मेन आर्ग्यूमेंट जो है, तो जज साहब के पास हमेशा जो है स्टैट्यूट होता है, इनको हम जज बना लेते हैं अपने। और यहाँ पर 2 मेन आर्ग्यूमेंट हुए हैं, एक आर्टिकल 21 और एक सेक्शन 43 डी सब सेक्शन 5 के अंदर जो है यूएपीए कानून के अंदर 1967। इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करे गए हैं कि जी ऐसा है, कोर मुद्दा ये है कि हमारा ट्रायल ही नहीं अभी शुरू होने को आ रहा, आज 5 या अब तो खैर 6 साल हो गए 2026 में। आप कृपया करके हमें बेल दीजिए और जब-जब आप ट्रायल पे बुलाएँगे, तब-तब हम आ जाएँगे। क्योंकि हमारा आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पार्ट 3 में एक फंडामेंटल राइट दे रखा है और उसमें आपने कहा है नो पर्सन, दैट मीन्स दिस आर्टिकल इज़ आल्सो अवेलेबल टू सिटिज़न्स एज़ वेल, non-citizens as well, sorry. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रही है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब लाइफ और आपकी पर्सनल लिबर्टी आपको मुबारक हो, हम आपको डिप्राइव ऐसे करेंगे जैसा हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में लिख रखा है, और वो हमने मेनली फॉर द पर्पसेस ऑफ ब्रॉडली स्पीकिंग फॉर ऑल लॉज इज द सीआरपीसी। आज की डेट में वो बीएनएसएस बन चुकी है। अब उसके साथ साथ हमने कुछ एडिशनल कानून बना रखे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो कुछ होगा इस देश के अंदर, जो गंगा बहेगी, तो जूरिस्प्रूडेंस में एक कॉन्सेप्ट है ग्रैंड नॉर्म, कि जो गंगा बहेगी वो ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन से बहेगी और उसको नीचे इम्प्लीमेंट कर देंगे वाया डिफरेंट डिफरेंट लॉज। अब आईपीसी आपके पास एक कानून है, बट आईपीसी पूरी नहीं पड़ रही थी, तो हमने 1967 में यूएपीए को बेसिकली इनैक्ट करा। उसके अंदर भी ये सेक्शन, क्योंकि ये ए बी सी डी जहां लिखा होता है तो अमेंडमेंट के बाद से आ रहा है, सो दिस इज एन आफ्टर थॉट। खैर, कोर मुद्दा ये है कि क्या मेरे पास एज एन एक्यूज्ड आर्टिकल 21 नहीं है जी। वो कह रहे जी, कोर्ट कह रहे जी बिल्कुल है जी आपके पास आर्टिकल 21, लेकिन मुसीबत ये है कि हम इसका इस सेक्शन का क्या करें, क्योंकि ये सेक्शन आपको मना करता है कि आपको बेल नहीं दी जाएगी अगर आप पाए गए कि आपने इस एक्ट के अंदर आप फंसे हुए हैं, या आपने कोई यू इट हैज बीन अलेज्ड दैट यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। तो एक सेक्शन और है, वो बाद में एंसिलरी आर्ग्यूमेंट उठा था, उस पर भी मैं आऊंगा। ये 3 हमने डिकोड करने हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाउ डिड दे अप्लाई देयर जुडिशियल माइंड। इट्स बेसिकली ऑल लॉ इज एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। खैर, अब इससे पहले कि यहाँ पे कुछ शुरू हो, बेसिक बेसिक मैं बहुत लमसम में आपको बताता हूँ कि क्रिमिनल ट्रायल के स्टेजेस क्या है। ऑफ कोर्स कोई वारदात हुआ है ना, कोई वारदात हुई है राधा, उसके ऊपर एफआईआर लगी। एफआईआर के बाद, जब एफआईआर के बाद पुलिस वालों के 2 ही काम हैं, एक इन्वेस्टिगेशन करना और दूसरा इन्वेस्टिगेशन करके रादर सबूत इकट्ठा करना, और दूसरा डेटरेंट टू सोसाइटी की, देखो जी पुलिस पुलिस आ जाएगी। इनका मेन काम है सबूत इकट्ठा करना। क्योंकि याद रखिएगा, जो जज साहब जो आपके जो बैठे हैं ना, वो स्टैट्यूट बुक के साथ, कानून की किताब के साथ एक कोर्ट रूम में बैठे हैं, ऑफ कोर्स बाय टीएलओआई, बट मार्केटिंग असाइड कोर्ट रूम के अंदर बैठे हुए हैं। वो मौकाए वारदात पे नहीं थे। अब हमने उन्हें मनाना है कि ऐसी कोई घटना हुई है, तो हमें क्या करना है, हमने सबूत इकट्ठे करके लेकर आने हैं इन पे, विच विल बी रेगुलेटेड बाय इंडियन एविडेंस एक्ट। आज की डेट में अगर कोई वारदात हुई है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, मोस्टली द एक्ट्स आर प्रीटी मच द सेम इन देयर सब्सटेंस। खैर, इनको मनाना है जो आदमी मौकाए वारदात पे नहीं था। तो पुलिस वालों का काम है कि इन्वेस्टिगेशन करके सबूत इकट्ठा करके दे, ताकि बात इन तक पहुंचे और ये डिसाइड करेंगे कि वाकई में क्या ऑफेंस हुआ था या नहीं हुआ था। ये पूरी प्रक्रिया कंट्रोल करती है सीआरपीसी या बीएनएसएस। और जो ऑफेंस की जो डेफिनेशन है, इस स्पेसिफिक केस में आईपीसी भी लागू हो रही है और यूएपीए भी लागू हो रही है। अब आईपीसी में जो किया कराया काम है ना, उसमें से आप मोस्टली फिर भी मैं कहूंगा एक तरह से बचने के कई तरीके हैं। लेकिन जब आप यूएपीए में फंस जाते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट लॉज जो हमने वी द पीपल ने बना रखा है, कि हमारे देश में अगर किसी ने कोई बदतमीजी या कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश करी जो डायरेक्ट थ्रेट है देश को, वहां पे हम आपको मोस्टली
नहीं छोड़ेंगे। खैर, एफआईआर के बाद पुलिस वाले क्या करेंगे, पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि हुआ क्या था, सबूत इकट्ठा करेंगे और उसके बाद फिर वो एक काम करेंगे कि एक पुलिस रिपोर्ट फाइल करेंगे, जो कि पहले 173 के अंदर आती थी, एफआईआर होती थी 154 के अंदर और 173 के अंदर ये फाइनल पुलिस रिपोर्ट करते थे, जो भी 3 प्रकार की होती थी, लेकिन हमने आज एक प्रकार की ही बात करनी है। बट फिर भी चार्जशीट आ जाती थी, या आपकी अनट्रेस रिपोर्ट आ जाती थी, या क्लोजर आ जाती थी। क्लोजर के अंदर पुलिस वाले कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जी, माफ करो, कोई केस वेस नहीं है। यहाँ पे अनट्रेस्ड की कुछ हुआ है लेकिन हम उनको पकड़ नहीं पा रहे, या चार्जशीट अगेंस्ट दी एक्यूज्ड आ गई है कि जी ऐसा लगता है हमारे हिसाब से हमने इन्होंने ये ऑफेंस करे। दिस इज द मेन प्रोसेस। इसके ऊपर मैं हमेशा इस प्रोसेस को कहता हूँ कि मैजिस्ट्रेट जो बैठा है वो लेता है इस पे कॉग्निसेंस। तो दिस इज लाइक एन ओटीपी। मैजिस्ट्रेट यहाँ से वापस केस में इसमें ये भी कह सकता है कि नो, मैजिस्ट्रेट इज फ्री टू डिसएग्री और एग्री विद द पुलिस। मैजिस्ट्रेट को अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है और ये देखना है कि क्या ये केस लायक है, क्या इसमें कोई दम है कि जिसपे वो कॉग्निसेंस ले और इस केस को आगे बढ़ाए। ठीक है जी, अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस प्रोसेस से आपको क्यों लेके जा रहा हूँ। कॉग्निसेंस अगर मैजिस्ट्रेट साहब ने ले ली, वी विल नॉट बी एंटरिंग इनटू, बहुत बड़ा फ्लो चार्ट बनता है सीआरपीसी में, मैं ज्यादा डेप्थ डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट हमारे पर्पस के लिए आपको समझ में आया। कॉग्निसेंस इन्होंने बेसिकली मैजिस्ट्रेट साहब ने उठा ली। पहले 190 के अंदर ये कॉग्निसेंस लिया करते थे सीआरपीसी के अंदर, क्योंकि सीआरपीसी के बारे में बातचीत करनी पड़ेगी, बीएनएसएस इस केस पे लागू नहीं है। फिर 190 के अंदर इन्होंने कॉग्निसेंस ले ली, तो ये हमेशा क्या करेंगे, ये स्टार्ट कर देंगे इशू ऑफ प्रोसेस। और उससे पहले 207 के अंदर ये सामने वाले को, एक्यूज्ड को बता देंगे कि सर सुनो, ऐसा है कि आपके खिलाफ अब हमें ना ये पूरा का पूरा केस बना है, तो ये रही आपके पास एफआईआर की कॉपी, ये रही आपके पास पुलिस रिपोर्ट, ये रहा आपके पास सब कुछ, जो आप अपना डिफेंस, क्योंकि भाई ऑडियो ऑल्टरम पार्टम का कॉन्सेप्ट है कि आप अपना डिफेंस बना लीजिएगा, राइट। आप वकील करिए और अपना डिफेंस आप इन डॉक्यूमेंट्स को लेके आप अपना केस आर्ग्यू करेगा। अब एक क्रिटिकल पॉइंट आप याद रखना, यहाँ पर रिकॉर्डेड है कि चार्जशीट एक्सेप्ट करने में या इस प्रोसेस को कंप्लाई करने में एक्यूज ने काफी सारा डिले खुद करा था। ये जजमेंट के अंदर एक रिकॉर्डेड फैक्ट है, राइट। ये एक पॉइंट यहां पर गाड़ी इनकी पटरी से उतरनी शुरू हो जाती है, अंडरस्टूड है। फिर उसके बाद जब आपको बुला लिया जाए, कॉग्निसेंस वगैरह सब ले ली, उसके बाद यहाँ पे होगा चार्जेस बेसिकली अब कोर्ट फ्रेम करता है फाइनल, और यहाँ पे आप डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा के फिर से एक दलील ले सकते हैं कि मेरे खिलाफ तो कोई केस है ही नहीं। उसके बाद आप जाते हैं, गिव मी 1 सेकंड, हमारा ये वाला बोर्ड बड़ा महानता तरीके से काम करता है। हाँ जी, उसके बाद आप जाते हैं यहाँ पे आपका ट्रायल शुरू होता है। अब देखिए, अभी आप बहुत लंबी चौड़ी दूर हैं ट्रायल से। ट्रायल के बाद क्या होता है जी, सबसे पहले प्रोसिक्यूशन विटनेस एंड एविडेंस अपना काम कराती है। उसके बाद जज साहब 313 सीआरपीसी या 351 बीएनएसएस में सीधा एक्यूज से बात करते हैं। तो ये एक इंक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ लॉ का बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि जज साहब बता रहे हैं कि भाई साहब ऐसा सुनो, कन्विक्शन इस बेसिस पे आने वाली, तुम्हें कुछ डायरेक्ट है ना, तुम ये सब छोड़ो, ये वकील मेरे से बात करो। तो एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के अंदर एक्यूज को तब भी अपना डिफेंस डायरेक्टली रखने की एक हमने एलिमेंट हमारे पास कानून के अंदर है। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। बट इसके बाद आता है डिफेंस का एविडेंस, और इसके बाद फाइनली आएगी जी जजमेंट, मुबारक हो। और सीआरपीसी में केवल मतलब एक फ्लो है, ऐसे ओवरऑल 5 से 7 फ्लो बन जाते हैं। कंप्लेंट केस में अलग आ जाता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन केसेस में अलग आ जाता है, जब एफआईआर मना हो तो अलग फ्लो बन जाता है। बट दैट विल गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वेरी लेक्चर। ओके, नाउ घड़ी आ गई है हमारी यहाँ पर, 1 सेकेंड, आवर बोर्ड इज वेरी पेस्की विद द जेस्चर्स। एनी विच वे, अब ये मैंने पूरा फ्लो बताया क्यों है, इसको अब यहाँ समझे। हम इस टाइम पर 5 साल बाद यहाँ पे बैठे हैं, हम 5 साल बाद ये सब काम करा के ऑलमोस्ट 6 साल, चलिए मान लीजिए 26 के हिसाब से हम यहाँ पे बैठे हैं। और अभी जो होना है आपका, वो क्या होना है अभी भैया। और प्रोसिक्यूशन के पास 4 तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स हैं, 4 है, 5 है, आई बिलीव 4 होनी चाहिए। सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की पूरी ट्रेल है। इतना ज्यादा बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन है कि ये इनको ये काम करते करते
और यहाँ तक आते आते उसके बाद अच्छा डिफेंस के बाद अच्छा एक चीज मैंने और नहीं लिखी, उसके बाद फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट भी होते हैं। फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद जजमेंट। 6 साल तो आप अभी यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ ये तो अभी शुरू होना है। तो इनका कोर आर्ग्यूमेंट था कि भाई साहब मेरा आर्टिकल 21 व्हाई आर यू डिप्राइविंग ऑफ माय लाइफ एंड पर्सनल लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, जैसा आपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखो आपने गारंटी करा था पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स। तो प्लीज कृपया करके आप मुझे बाहर भेजिए। अब आ जाता है दूसरा स्टैट्यूट जो कि है सेक्शन 43D सब सेक्शन 5। ओके, नाउ लेट्स गो टू यूएपी। कहता है मॉडिफाइड, मैंने काफी ज्यादा जूम इन करा है, होपफुली दिस इज क्लियर, क्योंकि ज्यादातर कैमरा इसको अच्छे से पकड़ नहीं पाता है। आई डू नॉट हैव अ टीम हु कैन कॉन्स्टेंटली जूम इन जूम आउट, बट एनी विच वे अगर मुझे एडिटिंग में दिखाई देगा कि नहीं दिखाई दे रहा था तो मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, बेसिकली स्क्रीनशॉट निकाल दूंगा। आइए जरा सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 43D जिस पे बात हो रही है। कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड, कोड है सीआरपीसी, दैट इज व्हाट द कोड, क्योंकि सेक्शन 2 में डेफिनेशन में इन्होंने कोड बता रखा है सीआरपीसी है। और एनी अदर लॉ एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी अ कॉग्निसेबल ऑफेंस। ग्रेट वर्क, ठीक है जी। सो एवरीथिंग इज कॉग्निसेबल। तो ऐसे इन्होंने सीआरपीसी मॉडिफाई करी हुई है। 167 की भी इन्होंने टाइमलाइन काफी ज्यादा मॉडिफाई करी है। हम अपने स्पेसिफिक सबसेक्शन पे आते हैं। दीज आर कॉल्ड एज सबसेक्शन। सबसेक्शन के अंदर जो होता है फिर वो क्लॉज आ जाता है। Notwithstanding anything contained in the code, no person accused of an offense under Chapter 4 and Chapter 6 of the Act. तो अभी मैं आपको जो फैक्ट्स ऑफ द केस के थ्रू लेके जाऊंगा तो वहां पे आपको बता दूंगा कि इन्होंने एक्यूज को वहां पे पकड़ा हुआ है, चैप्टर 4 के अंदर मेनली पकड़ा हुआ है। इफ इन कस्टडी बी रिलीज्ड ऑन बेल or his own bond unless the public prosecutor has been given an opportunity of being heard on the application of such release। तो कह रहा है बेल तो बिना पीपी की हेयरिंग के नहीं होगी। अच्छा, कह रहा है फिर प्रोवाइडेड दैट सच अक्यूज्ड पर्सन शैल नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल। देखिए, shall not be released on bail, shall and not be released compulsory, or on his own bail bond if the court on a case diary, court on a perusal होना चाहिए। Second, okay, perusal of the case diary or the report made under 173 of the code is of the opinion that there are reasonable grounds for believing that the accusation against such person is prima facie true। मुबारक हो आपको, आप फंस गए हैं। प्राइमा फैशी ट्रू। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मुझे ये जो वर्ड्स हैं प्राइमा फैशी ट्रू, इसमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये केस प्राइमा फैशी ट्रू है कि नहीं। लेकिन मुझे मिनी ट्रायल नहीं लगाना है स्टेज पे, मुझे एविडेंस के ऊपर मेरिट पे कोई बात नहीं करनी है, इवन छोटा ट्रायल कोर्ट भी नहीं कर पाएगा। हमें सिर्फ ये देखना है, जज हैज टू बी ओनली सेटिस्फाइड कि मैं बेल तब नहीं दूंगा अगर आपका केस इस एक्यूज्ड का, बेसिकली प्रोसिक्यूशन का केस, अगर सारा कुछ देख दिखा के उनको लग रहा है कि नहीं यार अगर ये बात बन सकती है, ये बहुत ज्यादा बात बन सकती, डिफेंस अगर इसको डिस्पेल कर देगा कल को, ग्रेट वर्क, यू आर मोर देन वेलकम टू। लेकिन प्राइमा फैशी तो ये बात बन रही है। तो इन्होंने सामने से जो डिफेंस का जो आर्ग्यूमेंट था कि सर प्राइमा फैशी ट्रू कैसे बात बन रही है, हम तो सिर्फ नॉर्मल स्पीच दे रहे थे, हम तो मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, वही स्टैंडर्ड बेसिकली जो आर्ग्यूमेंट होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड आर स्पीच। मुसीबत यह है कि वहाँ पे ऑन रिकॉर्ड व्हाट्सएप ग्रुप बने, व्हाट्सएप ग्रुप में चक्का जाम वगैरह हुआ। आपको याद है ये सारी की सारी जो घटना शुरू हुई थी, जामिया के अंदर पुलिस घुसी थी बैक इन द डे, आई बिलीव इन 2019, राइट। तो वहां से अब ये लोग कह रहे हैं कि नहीं जी सर देखियो, ये देखिए मैं तो प्राइमा फैशी ट्रू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया, ये प्राइमा फैशी ट्रू तो पक्का है क्योंकि एविडेंस बहुत सारा है। अब फिर इन्होंने दूसरा आर्ग्यूमेंट ये कहा कि भैया ऐसा सुनिए, एविडेंस बहुत सारा है तो क्या हो गया, आज 5 से 6 साल तो हो ही गए ना हमें अंदर, अभी तो आप 5 से 6 साल और लगा देंगे जी, अभी तो आप और लगा देंगे इसको ट्रायल को कंक्लूड करते करते, तो मुझे आप बाहर रखिए, जब जब बुलाएंगे तब। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं। 2 लोगों को इन्होंने बेल डिनाई कर दी, बाकी जितने भी अक्यूज थे सबको इन्होंने बोला, क्योंकि वो छोटे छोटे कमांडर थे, छोटे कमांडर मतलब कह सकते हैं एक तरह से सब डिविजनल टाइप बंदे थे, और ये खुद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मतलब ये बड़े कमांडर थे, है ना, लीडर ऑफ द गैंग, ऐसा कहा जा रहा है अलेजिडली बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि वो कह रहे हैं कि नहीं अगर हम एविडेंस के ऊपर सारी की सारी बात जो टिप्पणी आज तक हुई है उसको देखें तो लगता है कि भाई यही 2 बेसिकली बाकी सबको कंट्रोल कर रहे थे। तो कह रहे हैं उनके ऊपर उन्होंने बहुत सारा स्ट्रिंजेंट कंडीशंस लगा दी और बोल दिया कि जी ऐसा है, चलो तुम हफ्ते में 2 बार ही तुम्हें अपेयर होना पड़ेगा, तुम कोई पोस्ट नहीं करोगे, इंटरव्यू नहीं दोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी वहाँ पे कंडीशंस हैं, वो काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट है।
और जब तक फिर ट्रायल कंक्लूड होगा फिर देखेंगे तुम्हारा क्या करना है। लेकिन ये दो तो अंदर रहेंगे, क्योंकि अगर ये दो बाहर आ गए बेस्ड ऑन देयर स्पीचेस, बेस्ड ऑन देयर पास्ट रिकॉर्ड, बेस्ड ऑन देयर पास्ट हिस्ट्री, देखिए अगेन अब यहाँ पे लोग कमेंट करना शुरू हो जाते हैं कि आपको ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, सरकारों ने फंसा दिया। मैं सिर्फ जजमेंट के बेसिस पे चलता हूँ। मुझे भी पता है कि ऑफ द जजमेंट काफी चीजें ऐसी होती हैं जो कि अब, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली हॉट केसेस, हाउएवर मेरा सिर्फ काम है कानून पे रहना, और कानून में आपकी जजमेंट ये बोल रही है, राइट। तो उन्होंने ये बोल रहे हैं कि जी ऐसा है, ये तो स्पीच वीच इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के ऊपर भी दी थी कि नॉर्थ ईस्ट, और वो तो मतलब चिकन नेक बेसिकली, वो कह रहे हैं जी चिकन नेक से हम आसाम को तो बेसिकली इनको अलग करेंगे, दैट इज द एरिया दैट इज बेसिकली दैट कनेक्ट्स द नॉर्थ ईस्ट, द मेनलैंड नॉर्थ ईस्ट टू आवर कंट्री। अरुणाचल पे वैसे ही चाइना पागल हो रखा है। तो वो कह रहा है जी इसको तो हमें अलग करना चाहिए और हम लोगों पे अत्याचार अत्याचार, एक पूरी प्रॉपर स्पीच है। और फिर दूसरा वो कह रहा है कि चक्का जाम और धरना, तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड विटनेसेस आल्सो इन द केस, जो कि ये कह रहे हैं कि हाँ भैया, जैसे उमर खालिद ने हमें बताया था चक्का जाम और धरने में क्या अंतर है, और उसके बाद ये सारी की सारी कहानी आई। ठीक है जी। 43D में प्राइमा facie ट्रू, होपफुली दीज वर्ड्स आर नाउ बेसिकली क्लियर। तो वो कह रहा है जी कोर्ट इज राइट इन द ओपिनियन दैट द केस इज प्राइमा facie ट्रू, देयरफॉर बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड। लेकिन आर्टिकल 21 इसके सर पे बैठा हुआ है। वो कह रहे हैं जी आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये रहा प्रोसीजर मॉडिफाइड, इट इज एब्सोल्युटली वी आर इन कॉन्सोनेंस, बट अगर बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा ट्रायल कोर्ट को तो हम इसको देख लेंगे उस एस्पेक्ट पे, अभी हमें जजमेंट पे आना है। क्वाइट अ डिटेल्ड एंड क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स जजमेंट, आई थिंक इट्स 142 पेजेस, मुझे ऑलमोस्ट एक दिन लगा टू कंसोलिडेट एंड टू डू एवरीथिंग। खैर, अब दूसरा जो इन्होंने जो डिफेंस जो पकड़ा बेसिकली, दूसरा जो डिफेंस इनके वकीलों ने पकड़ा वो ये था, जो आर्ग्यूमेंट बेसिकली करा इन्होंने, वो करा इन्होंने 15 के अंदर। 15 के अंदर सर कह रहे हैं, आइए जरा एक सेकंड में 15 पे पहुंचता हूँ। 15 के अंदर सर कह रहे हैं कि जी टेररिस्ट एक्ट, वो कह रहे हैं यार हमने कौन सी टेररिस्ट एक्ट कर दी। whoever does any act with any intent to threaten to likely to threaten unity, integrity, security, economic security, sovereignty of India, or with intent to strike terror etc, ठीक है जी, by using bombs, dynamites or other explosive substances। यार मैंने तो ऐसा कुछ करा नहीं, मतलब एक्यूज्ड के डिफेंस में ये कहा जा रहा है कि मैंने तो ऐसा कुछ करा नहीं। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या कह रहा है देखना, of a hazardous nature or by any other means of whatever nature to cause or likely to cause। मुबारक, क्या बोला? अदर मीन्स ऑफ वट एवर नेचर टू कॉज, सभी कुछ कवर करा दिया जी इन्होंने, यहाँ सभी कुछ कवर करा दिया। वट एवर नेचर वगैरह, जो आपकी जो स्पीच कोऑर्डिनेशन ऑन व्हाट्सएप, स्टूडेंट्स को बोला, जामिया के स्टूडेंट्स को बोला, यहाँ पे आई थिंक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी महारानी बाग की साइड पे, वहां पे उस टाइम पे वो कह रहे हैं जी जड़ ये है। अभी एक और डिफेंस अभी इनका मैं आपको बताता हूँ जिन्होंने ये करा। ठीक है जी। ये यहाँ पे आपने वट एवर मीन्स, दीज वट एवर यू डिड इज इन द डेफिनेशन, इज इन द वर्ड्स whatever nature to cause and other means of whatever nature के अंदर सारा का सारी बात फिट बैठ रही है। मुबारक हो। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी आप ये जो अदर मीन्स वाला जो वर्ड है, यहाँ पे भी आप आके फंस गए, और whatever nature, यहाँ पे भी आप डूब गए। तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट क्या था कि हमने तो टेररिस्ट एक्ट करी नहीं, अगर हमने नहीं करी तो यूएपीए हमारे सर से हटाओ, और यूएपीए हटाओ तो फिर बाय बाय करें। लेकिन मेन ऑफेंस का जो नेचर है ना इस केस के अंदर, वो है कॉन्स्पिरेसी का। तो कॉन्स्पिरेसी 120 बी में दी गई है आईपीसी में, और कॉन्स्पिरेसी एक मतलब एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर मतलब आप एक ऐसा और इकलौता आई बिलीव सेक्शन है जहां पे आप अग्रीमेंट टू डू कुछ करेंगे, प्रिपरेशन फॉर डेकॉइटी असाइड दैट्स अनदर थिंग, अग्रीमेंट टू डू एनीथिंग इलीगल वो वहां पे भी आप पकड़ लिए जाएंगे। दिस इज द ओनली। तो होता क्या, आईपीसी यूजली तब पनिश करती है जब आप कुछ अटेम्प्ट करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कुछ उल्टा सीधा करने की, या कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं। लेकिन कॉन्स्पिरेसी के अंदर अग्रीमेंट स्टेज पे ही हम आपको पकड़ लेते हैं, एंड दैट्स द डिफरेंस। तो इसीलिए सेक्शन बहुत ज्यादा वाइड है ना 120 बी के अंदर। तो खैर, पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी, whoever conspires or attempts, तो ये यहाँ पे बेसिकली फंसे हुए हैं सेक्शन, द कमीशन ऑफ अ टेररिस्ट एक्ट। तो पहला हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है डिफेंस का, कि हम तो टेररिस्ट एक्ट के अंदर है ही नहीं जी। ठीक है जी। तो वो भी इन्होंने खारिज कर दिया। शैल बी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे नॉट लेस देन नॉट बी लेस देन 5 years बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो बेसिकली बेल जूरिस्प्रूडेंस में ये कहा जाता है कि भाई अगर इसने अपनी पनिशमेंट से ज्यादा ही अगर अंदर टाइम स्पेंड कर दिया
तो हम टाइम पे इसको लौटा नहीं पाएँगे, क्योंकि देखिए पैसा वैसा सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है समय के अलावा। समय नहीं वापस ला सकते आप, ठीक है जी? तो ये यहाँ फँसे हुए हैं। तो इन्होंने बेसिकली टेररिस्ट एक्ट से इनके वकीलों ने अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, मैं ये आर्गुमेंट नहीं मानता हूँ। फिर इन्होंने डिफेंस लिया, जैसे शर्जील इमाम के केस के अंदर इन्होंने डिफेंस लिया कि जी ऐसा है कि आप मैं तो था ही नहीं जी वहाँ पे, इन्होंने तो मेरे को जनवरी में उठा लिया था, राइट्स हुए थे फरवरी में। सो दिस एंटायर केस के अगर थोड़े से अगर हम छोटे से ब्रीफ फैक्ट्स, आई कैन बी फैक्चुअली इनकरेक्ट हियर स्लाइटली, क्योंकि मैं एक्चुअली आई लाइक टू वर्क विद मेमोरी नॉट विद नोट्स की मैं। तो 59 ऑफ 2020 की एफआईआर हुई, ठीक है जी। यहाँ पे अरविंद कुमार थे आपके इंस्पेक्टर, जिनको एक इन्फॉर्मेंट ने खबर दी, और खबर के बेसिस पे इन्होंने बेसिकली यहाँ पे एफआईआर करी। आई थिंक 6 मार्च को ये एफआईआर होती है, ऑलमोस्ट लॉकडाउन के जस्ट पहले पहले के दिनों की बातें हैं। 24 मार्च को आई बिलीव लॉकडाउन लगा था, और उससे पहले दिल्ली में जो राइट्स जो हुए थे वो ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए, आई थिंक इस ब्रैकेट के अंदर थे, जब डोनाल्ड ट्रंप वगैरह यहाँ पे घूम रहे थे, तो उसी टाइम पे ये बेसिकली सारा का सारी आग लगी हुई थी। और 3-4 दिन के लिए अच्छे खासे राइट्स हुए थे। तो ये शर्जील इमाम कहता है मैं तो जी अंदर, मैं तो ऑलरेडी पहले ही अंदर था, आप मेरे को किस बात के लिए इस केस में पकड़ रहे हो? और व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने बनाया था उस केस में तो मुझे ऑलरेडी बेल मिल चुकी है, तो मैं यहाँ पे मतलब कर क्या रहा हूँ, मैंने क्या करा है यहाँ पे? इन्होंने, प्रोसिक्यूशन ने ये कहा कि भाई साहब दिसंबर 2019 से, बोथ इन द केस ऑफ उमर खालिद एंड शर्जील इमाम, कि आप दोनों ने, ये कोई स्पॉन्टेनियस राइट्स नहीं थे जो यहाँ हुए थे, आप दोनों ने यहां से शुरुआत करी एंड इवेंचुअली इट रिजल्टेड इन दिस। तो आप तो पक्का इस कॉन्स्पिरेसी में, एंड इट्स अ कंटिन्यूइंग कॉन्स्पिरेसी एट वेरियस स्टेजेस। ये जो बाकी है जो अंदर जो हमने पकड़ रखे हैं, तो आपके छोटे कमांडर है, मेन कमांडर तो आप, ठीक है जी। ये इन्होंने बेसिकली आर्ग्यूमेंट दिया, और सुप्रीम कोर्ट को एक और आर्ग्यूमेंट दिया। खैर एक सेकंड, मैं वो आर्ग्यूमेंट की बात आता हूँ। यहाँ पे सिर्फ राइटिंग की एफआईआर हुई थी, 5-6 सेक्शन आईपीसी के लगे थे। देन व्हेन द चार्जशीट वाज फाइल्ड इन सितंबर आई बिलीव, तब यहाँ पर ये चार्जशीट खुल गई। इसमें आईपीसी के तकरीबन 20 से 25 तो आईपीसी के सेक्शन हो गए, जिसके अंदर अबैटमेंट आ गई, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आ गई, सेडिशन आ गई। पहले कुछ नहीं था, इनिशियली कुछ नहीं था यहाँ पर। फिर ये यूएपीए भी ले आए, फिर ये आर्म्स एक्ट भी ले आए, फिर ये आई थिंक हार्म टू पब्लिक प्रॉपर्टी ऐसे करके एक एक्ट है, वो भी ले आए। अब तो चार्जशीट बहुत बड़ी हो गई। उसके बाद इन्होंने 3 सप्लीमेंट्री चार्जशीट, 3 या 4 सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स और फाइल करी हुई हैं। उसके अंदर भी एक्यूज बेसिकली, तो वहां पे ये एक्यूज यहाँ पे बना लिए गए कि अच्छा ये तो ये लोग थे। और उमर खालिद का ये था कि जी मैं तो जी मतलब मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं, वो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया नहीं। वो कह रहे मित्र हमें तुम ये मत बताओ, तुम यहाँ से शामिल थे और हमारे पास मोर देन एनफ एविडेंस है। तो अब वो कह रहे जी एविडेंस कोई बात नहीं, ट्रायल पे ले आओ, ट्रायल पे हम डिस्प्रूव कराएंगे, आप प्रूव करा लेना, नो वरीज। अब वो कह रहे भाई साहब 5 साल से अंदर पड़े हुए हैं, ट्रायल तो होने को अभी मतलब अभी तो हम बहुत दूर हैं कि ट्रायल शुरू भी हो जाए। अभी अगर ट्रायल अगर शुरू ही नहीं हो रहा तो हमें तो प्लीज बाहर जाने दो, क्योंकि हमारा भी आर्टिकल 21 है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो ऐसा है, बाकी लोग का तो रोल खत्म हो चुका है, तो ऐसा करो आज से। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभार क्या करता है कि मतलब रेस जुडिकाटा का एक तरह से इन्होंने कॉन्सेप्ट इन्वोक कर दिया। यहाँ पे आप हमेशा याद रखिएगा, हेबियस कोर्पस इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम रेस जुडिकाटा, बेल इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम रेस जुडिकाटा। वैसे भी रेस जुडिकाटा सिविल साइड का कॉन्सेप्ट है। अब इन्होंने टेक्निकली स्पीकिंग एक तरह से मतलब अकेडमिकली इसको जस्टिफाई कराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये कह दिया कि ऐसा है, सुनो, एक यहाँ पे प्रोटेक्टेड विटनेसेस हैं जो तुम्हारे खिलाफ बहुत कुछ बोल गए हैं, है ना, और उसमें उनके अलग अलग कोड नेम भी जजमेंट के अंदर दे रखे हैं। तुम इनकी प्रोसिक्यूशन, जब इनका एग्जामिनेशन और इनका जब काम खत्म हो जाए ना, ताकि तुम बाहर आके इनसे ना पंगा ले सको, बेसिकली जिस इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन का काफी ज्यादा केस टिका हुआ है, इनसे तुम पंगा ना ले सको, तो एक काम करो, आज से 1 साल, इस ऑर्डर के से 1 साल, या मान लो अभी 8वें महीने ये प्रोसेस पूरी हो जाए, तो तुम फिर बेल दोबारा लगा देना, तब तक बेल नहीं सुनूंगा। नहीं तो यूजुअली क्या होता है, बेल अगर डिसमिस भी हो जाती है तो बेल पे एज सच कोई स्ट्रिंजेंट लिमिटेशन नहीं है कि आप दोबारा नहीं आ सकते कोर्ट में। इट डजंट गेट हिट बाय रेस जुडिकाटा, क्योंकि हेबियस कॉर्पस बेल वगैरह दे डील विद पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी में जब फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं तो आप कोर्ट में दोबारा ऑफ कोर्स अप्रोच कर सकते हैं।
तो इन्होंने कहा ये पूरा हो जाने दो, ये चाहे 3 महीने में पूरा हो जाए तब कर देना, लेकिन अपर लिमिट इन्होंने 1 साल के लिए मना कर दी कि हम इन दोनों की बेसिकली बेल एप्लीकेशन नहीं सुनेंगे। अच्छा, फिर ये लोग क्या कह रहे हैं, और जो मेन जो डिसीजन का जो पॉइंट ये है कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था 207 में डिले किसने कराया, वो जो चार्जशीट वगैरह एक्सेप्ट कराया, इन्होंने जी, एक्यूज ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या ये जो डिले है, जो ओवरऑल जो डिले है, क्या ये जुडिशियल इनएक्शन या प्रोसिक्यूशन इनएक्शन की वजह से है, या ये ओवरऑल प्रोसेस तो चले ही जा रही है, तो डिले नहीं है, लेकिन डिले जो जो भी हो रहा है उसमें एडजर्नमेंट इन लोगों ने ली, अलग अलग बेसिकली फोरम शॉपिंग भी एक दो स्टेज पे करने की कोशिश करी कि अरे बाप रे, कि बेला त्रिवेदी जी के सामने जो मतलब जो कि शी वाज नोन टू नॉट गिव बेल टू एनीवन, तो मतलब उनकी एक क्रिटिसिज्म हमेशा रहती क्योंकि उनके सामने केस लग रहा है, कह रहे नहीं 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 नहीं, हम नहीं यहाँ पे सुनवाई कराएंगे, तो कह रहे डिले तो आपके चक्कर में हो रहा है ना केस, 207 भी आपने डिले करा, तो बेसिकली यहाँ पे कह रहे जी डिले आपके चक्कर में हो रहा है, प्रोसिक्यूशन की साइड से नहीं हो रहा, जुडिशियल साइड से नहीं हो रहा। अगर हम वहां पे आप डिले हो रहा होता मैं आपको बेल दिला देता। फिर उसके ऊपर से आपके सर पे सबसे बड़े पिताजी बैठे 43D5। अच्छा, इन्होंने उससे बाहर आने के लिए सेक्शन 15 की टेररिस्ट एक्ट के अंदर आर्ग्यू करने की कोशिश करे, वो कह रहे नहीं जी ये तो पक्का ही जी टेररिस्ट एक्ट में ये पूरी पूरी फिट बैठ रही है चीज, और उसके बाद फिर कॉन्स्पिरेसी के अंदर भी है, और उसके बाद इतने सारे सेक्शन आईपीसी के भी हैं। तो वो कह रहे हैं जी ऐसा है, देखो हमें भी पता है कि ट्रायल तो बहुत लंबा चलेगा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि अंदर ही बैठे रहेंगे, दोबारा बेल एप्लीकेशन आई थिंक हम लोग तकरीबन तकरीबन इस साल के एंड के आसपास, लाइक अराउंड द दिसंबर टाइम, ये काम आई थिंक ट्रायल यहाँ तक पहुंचना चाहिए कि केवल इनके एग्जामिनेशन, उसके बाद भी ट्रायल बहुत लंबा होने वाला है, बहुत लंबा चलेगा ये, तकरीबन तकरीबन मेरे हिसाब से आपका फाइनल डिसीजन आना चाहिए, पूरी स्पीड भी खींच लेंगे तो 28 तो कहीं नहीं गया, आज से 2 साल बाद भी। तो वो कह रहे तब तक हम अंदर ही बैठे रहेंगे, है ना? उसके बाद अंदर बैठे रहेंगे और उसके बाद जी आप क्या बोलते हैं, जजमेंट अगर हमारे क्या बोलते हैं नहीं खिलाफ आई तो इतने टाइम की रिकवरी कौन करा के देगा? वो कह रहा है मुन्नू रुक जाओ, पहले ये काम होने दो, ये हो जाएगा, तब तक बाकियों को छोड़ दिया उन्होंने, बाकियों को भेज दिया कि तुम जो भी कंडीशन उन्होंने लगा दी है कि तुम आके अपीयरेंस, इनको बाहर नहीं आने दे सकते, 2 पावरफुल आदमी एज़ पर द कोर्ट जो लॉजिक यूज़ करा गया है कि ये यहाँ पे आके बदमाशी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी तो वो कह रहे हैं फिर बेल आपकी दोबारा सुन लेंगे, कि तब देखूँगा कि ट्रायल कितनी स्पीड से कहाँ तक पहुँच रहा है। तब देखते हैं कि अगर आपको बेल मिल जाए तो ना ना मिले या मिले तब की तब देखेंगे। बट 43D5 तब भी कह रहा है इट शैल नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल, बट तब आपको शायद आर्टिकल 21 बचाते हुए आ जाए कि मतलब कुछ ज़्यादा ही देर आप अंदर बैठ गए हैं। तो मेरे हिसाब से अगर कभी बेल मिली तो आप 2027 मिड या 2027 एंडिश के आसपास मतलब लगा सकते हैं कि एक ब्रीफ टाइमलाइन। और जहाँ तक इनकी बात ये रही, जैसा कि होपफुली दिस इज़ क्लियर, क्योंकि मेन पता है क्या होता है कि एज़ ऑलवेज़, हाँ जी, आ गया, फाइनली आ गया। ठीक है जी, ओके। गिव मी 1 सेकंड। हाँ जी, कि हम यहाँ पे बैठे हैं तो वो कह रहे जी इतना टाइम, मतलब वो कह रहे जी इतना टाइम तो लगेगा ही, उसके ऊपर से डिले आपकी तरफ से है। तो फिर आप फिर डिले वाला आर्ग्यूमेंट तो नहीं ले सकते ना कि जी इतना टाइम लग रहा है, देखिए आप हमें छोड़ दीजिए। तो होपफुली ये सारी चीज़ आपको ओवरऑल समझ में आ गई। तो प्रोसिक्यूशन मेनली कह रहा है जी ऐसा है, प्रोसिक्यूशन के मेन साइड है कि जी डिले इनकी साइड से है, डिफेंस वालों की साइड से है। हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है, हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेक्शन 15 में ये लोग फंसे हैं, 18 में भी ये लोग फंसते हैं, कॉन्स्पिरेसी एंड टेररिस्ट एक्ट के अंदर भी, और यहाँ पे 43D5 के अंदर इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि सेक्शन स्पेसिफिकली यही कह रहा है। ये लोग कह रहे हैं क्या हमारा आर्टिकल 21 नहीं था जी, ये तो ट्रायल, अभी तक ट्रायल तो शुरू ही नहीं हुआ, कितने टाइम बाद होगा वो भी नहीं पता। इतना टाइम से हम ऑलरेडी 5-6 साल अंदर हो गए हैं, क्या हमारी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है? क्या हमारे पास आर्टिकल 21 नहीं है? और ये जो सेक्शन 43D5 जो आप ये जो कह रहे हैं, क्या ये आर्टिकल 21 के ऊपर बैठ गया क्या? ये तो सेक्शन है स्टैट्यूट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे ही आता है ना ये, तो कॉन्स्टिट्यूशनली आप इसको देख लीजिए। और हमने कुछ नहीं करा, हम तो 15 के अंदर है ही नहीं, तो यूएपीए तो हमारे सर पे है ही नहीं, तो हम तो आईपीसी के तहत आप हमें जो भी ट्राई करना है, लेकिन आईपीसी में इनके ऊपर मर्डर का भी चार्ज लगा हुआ है, क्योंकि पुलिस वाला भी मरा था, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला भी मरे थे, पूरी दिल्ली वाज अबाउट टू कम टू अ स्टैंड स्टिल, अगर वो दिन मतलब याद हो, ये तो लॉकडाउन लग गया, अदरवाइज द सिचुएशन वाज क्वाइट टेंस एंड हॉट। और शर्जील इमाम को तो इन्होंने पहले उठा लिया था, उमर खालिद को आई बिलीव उस साल लेटर, आई बिलीव जो डेट जो दे रखी है जजमेंट में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, इज इन अक्टूबर सम टाइम।
तो अच्छा, इन्होंने ये भी आर्ग्यू करा था कि हम तो इनिशियल चार्जशीट में थे भी नहीं, हम तो बाद में अक्यूज बनाए गए इन सप्लीमेंट्री चार्जशीट वगैरह, उससे क्या फर्क पड़ता है। खैर, बहुत बहुत सारी बातें ऐसी हैं, मैंने काफ़ी कुछ यहाँ से ओमिट करा है, फिर भी ये डिस्कशन यहाँ तक आई। तो ये सारे के सारे, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये स्टैट्यूट देखे, इन्होंने कहा जी 15 में फिट बैठ रहे हैं, हाँ जी, 18 में फिट बैठ रहे हैं, हाँ जी, 15 में इन्होंने अदर मीन्स, ये जो बाय वट जो यहाँ पर जो इन्होंने जो शब्द का जो इस्तेमाल करा था, एक बार देख ही लेते हैं कि एज ऑलवेज माई बोर्ड इज आउट देयर टू एम्बेरस मी। खैर, आ गए नाउ। 15 15 का जो काम है आपका, 15 के अंदर इन्होंने ये कहा था कि जी ये रहा, अदर मीन्स ऑफ वट एवर नेचर के अंदर आप आके फिट बैठ गए, ग्रेट वर्क। 18 में कॉन्स्पिरेसी और 120 बी आईपीसी के अंदर भी आप हैं, ग्रेट, ठीक है जी। अच्छा, फिर ये सेक्शन में हमने भी लग रहा है कि द प्रोसिक्यूशन स्टोरी इज प्राइमा फैशी ट्रू, तो इसीलिए हम बेल डिनाई कर, और कह रहे जी बाकी बाकी वो कह रहे वो ऐसा है, सुनो, उनको प्रोटेक्टेड विटनेसेस तक हमें अंदर रखने की जरूरत नहीं, वो लेस पावरफुल लोग हैं, हमने जो कराना है हमें आपको अंदर रखना पड़ेगा ताकि आप ये सब टैंपर ना कर दें बाहर जाकर, और जब तक उनका काम, वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी एक बारी, फिर आपकी बेल एप्लीकेशन सुन लेंगे। उनको बाहर भेज दिया, उनके पास वैसे भी इतनी ज्यादा ना पावर है ना इन्फ्लुएंस है, लेकिन आपके पास लग रही है, राइट। फिर वो कह रहे हैं नहीं अभी तो ट्रायल नहीं शुरू हो रहा है, हम तो अभी चार्ज के स्टेज पे आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं। मेरे तो हम क्या करें भैया, ना ना जुडिशियल इनएक्शन है ना प्रोसिक्यूशन इनएक्शन, तो बेल तो अभी तो नहीं दे रहे। 1 साल की टाइम लिमिट, दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग दैट दे हैव डन बाय द वे, 1 साल की टाइम लिमिट लगा दिए, फिर आप दोबारा आ जाइएगा। लेकिन प्रोसिक्यूशन विटनेस अगर तब तक, ये प्रोटेक्टेड विटनेस अगर तब तक भी इनकी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं हुई, इनसे बातचीत नहीं करी गई इन द ट्रायल कोर्ट जहाँ पे ट्रायल चलना है, तो कोई बात नहीं, आप आ जाना। अगर 1 साल लैप्स हो जाए तो दोबारा सुनेंगे कि भाई देखिए अब कौन सा डिले। तो एडवाइजेबल ये है कि ये लोग अब अपने एंड से कोई डिले ना कर दें, मतलब इनके जो डिफेंस वाले हैं वो कोई मिसलेनियस एप्लीकेशन वगैरह लगाकर, मतलब इस प्रोसेस को अब डिले ना करें कि अब आप 1 साल बाद ही लौटें कि अब देख लीजिए अब तो जुडिशियल इनएक्शन या प्रोसिक्यूशन इनएक्शन हो रहा है जी, उससे डिले में शायद इनकी कहीं सुनवाई हो जाए। खैर, बट द लेस सेड अबाउट यहाँ पे, मतलब these cases of very hot nature, wherein the highest ranking police officials are involved, the highest ranking judicial officers are involved, the highest ranking government officials are also involved, can't really say much। और स्पीचेस वगैरह भी जो है ना ऑन रिकॉर्ड में काफ़ी प्रोवोकेटिव हैं, काफ़ी उल्टी सीधी वहाँ पे बातें करी गई हैं, और उसका नेट रिजल्ट जामिया वगैरह में भी हैं, वहाँ चक्का जाम धरना के बीच में डिस्टिंक्शन जो इन्होंने बताई वो भी हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल, जो प्रोटेक्टेड विटनेस बोल रहा है कि किसी ने बोली थी। देन देयर इज़ अ व्हाट्सएप ग्रुप, आई थिंक मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू, आई बिलीव ऐसा करके कुछ है। एंड देन जेएनयू और जामिया वाले वहाँ पे जो जो आपका जो पूरा बच्चे बाहर मोबिलाइज कराए गए, और वुमेन वर मोबिलाइज, तो ऐसी बड़ी सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, राइट। अगेन दिस इज नॉट ऑन मी दैट आई एम सेइंग दिस, बट दिस इज इन द जजमेंट, राइट। तो देखते हैं क्या होता है। होपफुली द केस इज क्लियर, होपफुली, बिकॉज दिस सीरीज इज कॉल्ड एज लीगली एक्सप्लेन्ड, राइट। एंड आई विश you all the very best. Do take very good care of yourself. May God bless you. Have a great 2026 ahead. All right. Take care. Bye.